नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका अभिवादन करती हूँ। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे शेरशाह का शासन प्रबंध, शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन भाग 1। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने भाग वन क्यों लिखा। भाग 1 इसलिए लिखा क्योंकि शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक साथ लाना असंभव लग रहा था, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही लिख कर नहीं दे सकती थी। मैं आपके साथ डिस्कशन करती, समझाती, उसके लिए टाइम लगता, तो फिर 50 मिनट अप्रॉक्स 30, 35, 40 या 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो हो सकता था। तो फिर आपका मन नहीं लगता, आप भी बोर हो जाते। इस कारण से मैंने इसे 2 पार्ट कर दिया, आप अलग अलग करके देख सकते थे। आप बताइएगा कि मैंने ये जो किया अच्छा किया या गलत, ताकि आपके विचार जानने का मुझे मौका मिल सके। तो अभी तक के लेक्चर सीरीज में जो आप मुगल काल पढ़ रहे हैं, यानी मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जो टॉपिक है एक मुगल काल, और मुगल काल में आपने अभी तक पढ़ा बाबर, हुमायूं, शेरशाह के 2 लेक्चर सीरीज अभी तक अपलोड हो चुके हैं। अभी 2 होंगे, तब जाके शेरशाह का लगभग चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये होगा शेरशाह का शासन प्रबंध। तो शेरशाह का प्रारंभिक जीवन और उसके प्रारंभिक विजय, साथ ही शेरशाह का साम्राज्य विस्तार टॉपिक कंप्लीट करके, लेक्चर कंप्लीट करके ये अपलोड हो चुका है। ये अब शासन प्रबंध का है पार्ट 1। तो मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड टॉपिक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको क्या जानकारी मिलेगी इस लेक्चर सीरीज को देख के, पढ़ के। तो हम आएंगे कि शेरशाह ने, आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताती हूँ कि शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतनी उत्तम थी कि आगे चलकर अकबर ने, मुगल काल ने, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी फॉलो किया। उसके भूमि प्रबंध, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये सारे चल के अंग्रेज़ों ने भी लागू किया था। बहुत ही उत्तम थी। इसकी प्रशंसा जितनी मैं करूं उतनी कम हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह का उदय एक उल्का की तरह हुआ था, जो अपनी ज्योति की प्रखरता दिखाकर शीघ्र ही विलुप्त हो गया। ये थोड़ी सी उसके शान में हमने साहित्यिक भाषा डाल दिया है। वैसे यदि आप नहीं लिखना चाहोगे तो नहीं भी लिख सकते हो। यानी कि वो इतना, शेरशाह उत्तम प्रकृति का व्यक्ति था और उसके किए गए काम इतने उत्तम प्रकृति के थे जिसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। वो जितनी तेजी से आया, 5 साल ही रहा, लेकिन 5 साल में कुछ ऐसा कर गया जो बाद के पीढ़ी जो आई बस उसको फॉलो उन्होंने किया। शेरशाह ने प्रचलित लीग को छोड़कर प्रशासन के क्षेत्र में एक नया मार्ग अपनाया। प्रशासन के क्षेत्र में जितनी बुद्धिमत्ता शेरशाह ने दिखाई उतनी किसी सरकार ने, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी नहीं दिखाई और ना ही आगे चलकर मुगलों ने भी नहीं दिखाई। इसके बावजूद इतनी तो बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने इनको फॉलो जरूर किया। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को फॉलो किया, अनुसरण किया। चलिए, सबसे पहले शेरशाह जब गद्दी पर बैठा तो प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने की बात आई तो शेरशाह ने विशिष्ट सिद्धांतों का आधार पर शासन की को व्यवस्थित किया था। ये सिद्धांत उसने पहले सबसे शासन कायम करने के, उन्होंने अलग अलग विभागों में तो कुछ सुधार किए ही, उनके अपने अपने विभाग के कुछ नियम कानून लागू तो हुए ही, साथ ही उन्हें सबसे पहले ये तय किया कि उन शासन करने के कुछ सिद्धांत होंगे। सिद्धांत क्या? प्रजा के हित का ख्याल, प्रजा को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। ये आपको अंदर आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि उसने क्या क्या किया। राज्य में एकता की स्थापना, साम्राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए शक्तिशाली केंद्रीय राज्य की स्थापना अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए वो और शक्तिशाली साम्राज्य के लिए उनके बीच एकता स्थापित होना जरूरी है। सहिष्णुता की नीति, सहिष्णुता की नीति यानी कि साम्राज्य को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप एकता स्थापित करना चाहते हैं, तो ये जरूरी था कि आप किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव न करें। इसी को कहते हैं सहिष्णुता।
सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस पावर जो था उसकी कमाल की थी। वो सभी धर्मों को एक समान मानता था मुस्लिम धर्म को मानता था, लेकिन सभी धर्मों के प्रति भी आस्था रखता था। न्यायप्रियता उसकी शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी थी न्यायप्रियता। वो न्यायप्रिय व्यक्ति था। धर्म का ख्याल किए बिना वह कानूनी समानता और कानून की विविधता पालन पर अधिक बल देता था। कानून भंग करने वालों को कठोर दंड देकर वह समाज में एक उदाहरण पेश करना चाहता था। ओके। शांति और सुव्यवस्था तो कायम किया। साम्राज्य के साधनों में वृद्धि, साम्राज्य के जो साधन थे तो उसने देश के साधनों को समृद्ध करने से ही राजकीय आय में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से कृषि में सुधार, उत्पादन में वृद्धि कर शेरशाह ने राजकीय आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा। इस प्रकार शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार में उन सारे तत्वों का समावेश किया जो आधुनिक शासन व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है, और इस दृष्टि से शेरशाह एक आधुनिक प्रशासक था। तो आप तो समझ गए। सबसे पहले अगर हम बढ़ेंगे, आप भी पढ़े होइएगा टॉपिक सब, तो टॉपिक में आपने देखा होगा कि किस तरह से अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि केंद्रीय प्रशासन, केंद्र में राजा प्रधान होता है, केंद्र शक्ति उसके हाथों में होती है। लेकिन जब ये राजा बना, ये भी प्रधान था, शक्ति इसके हाथों में थी, निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, लेकिन सबसे पहले उसने नैतिकता पर आधारित कुछ सिद्धांत बनाए ताकि वो सिद्धांत को केंद्र में रखकर अपने कार्य को संचालित करे। आ रहा है आपको समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? शेरशाह की। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप तो पढ़ ही सकते हैं, मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन जो था एकात्मक तो था ही, लेकिन पूरी शासन व्यवस्था को खुद से हैंडल करना संभव नहीं है। इसीलिए उसने अलग अलग विभागों की भी स्थापना की थी। आगे बताऊंगी कौन से विभाग के अधिकारी क्या कहलाते थे, उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते थे। सबसे पहले शेरशाह के शासन का स्वरूप एकात्मक था। उसकी शक्ति और सत्ता अपरिमित थी। शासक केंद्र का प्रधान होता था, ये तो सभी जानते हैं। राजकीय कार्यों का संपादन करने के लिए शेरशाह ने दिल्ली सल्तनत की पद्धति पर केंद्रीय सरकार को कई मंत्रालयों में बांट रखा था। शासन विधान का सर्वे सर्वा स्वयं सम्राट था। मंत्री राजा की इच्छा पर्यंत काम करते थे। सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार का विभाजन क्रमशः इस प्रकार किया गया। ये तो केंद्र सरकार का प्रधान राजा होता था, यानी शेरशाह खुद होता था, लेकिन वो जो मंत्रिमंडल कायम किया था वो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे? शासक के प्रति, राजा के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को कितने भागों में बांट रखा था और उसके अधिकारी कौन कौन से थे। चलिए, सबसे पहला जो पोजीशन था दीवान ए वजारत। देखिए हमने लिखा है दीवान ए वजारत, यदि दीवान आप डैश छोटा सा डैश दीजिएगा, फिर ए डैश ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत क्या था? दीवान ए वजारत का प्रधान वजीर होता था। वजीर मतलब होता है राजा के जस्ट नीचे का पद, यानी प्रधानमंत्री का पद। आप तो न्यूज़ सुनते होंगे पाकिस्तानी या कोई मुस्लिम न्यूज़, जिसमें आप सुनते हो कि वजीरे आलम में ये काम किया, वजीरे आलम आज यहाँ से यहाँ गए। वजीरे आलम मतलब प्रधानमंत्री। ओके, तो इनका काम क्या होता था? आय व्यय, वित्त एवं सरकार के अन्य विभागों की निगरानी रखनी वजीर का मुख्य काम था। अब हम आते हैं दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज जो था आधुनिक युग का सैनिक मंत्रालय कहा जाता है। इस विभाग के प्रधान को भी वजीर कहा जाता है। वजीर कहा जाता है, लेकिन ये क्या थे? सैनिक विभाग के प्रधान। इनका काम क्या होता था?
सैनिकों की भर्ती, प्रबंध, अनुशासन का दायित्व युद्ध मंत्री के हाथ में था। सैनिकों का वेतन एवं अन्य सुविधाओं की देखभाल के लिए भी दीवान ए आरिज के कार्यक्षेत्र में आता था। ठीक है। दीवान ए रसातल, अब दीवान ए रसातल क्या था? चलिए, दीवान ए रसातल आधुनिक युग का विदेश मंत्रालय की तरह था। जैसे विदेश मंत्रालय होता है ना, आज भी आप जो कैबिनेट होता होगा तो उसमें आप देखते होंगे सैन्य विभाग है, 3 सेना है। आधुनिक भारत की मैं बात कर रही हूँ जो अभी फिलहाल में, उसी तरह से उस समय दीवान ए आरिज था। विदेश मंत्रालय जो होता है तो उस समय विदेश मंत्रालय को क्या कहा जाता था? दीवान ए रसातल। विदेशी, इनका काम क्या होता था? विदेशी राजदूतों का स्वागत, दूसरे देश के साथ पत्राचार एवं कूटनीतिक संबंध कायम करना इस विभाग का प्रमुख काम था। अब दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा, ये दीवान ए इंसा जो था इसका प्रधान अधिकारी दीवान ए इंसा ही कहलाता था तथा राजकीय आदेश एवं घोषणाओं को लिपिबद्ध कर उसे संबंधित अधिकारियों के पास भेजना। इनका काम क्या होता था? कोई भी आदेश जारी होता है ना, उस जारी को, जैसे कि लेटर टाइपिंग वगैरह होता है, तो वैसे लेटर तैयार करके उसको लिपिबद्ध करके संबंधित अधिकारियों के पास भेजना होता है और उसका पालन करने के लिए पत्राचार करना दीवान ए इंसा का मुख्य काम होता है। दीवान ए काजा, दीवान ए काजा न्याय विभाग का प्रधान होता है। इसके अधिकारी को काजी कहा जाता है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, काजी चल कुंजामी, गलत है। आप यहाँ लिखिएगा काजी उल कुजात। क्या लिखेंगे? काजी उल कुजात या प्रधान काजी कहते थे। प्रांतीय काजी या सूबेदारों के निर्णय के विरुद्ध वे अपील सुनते थे। ओके। दीवान ए वरीद, दीवान ए वरीद अधिकारी जो होता था, ये दीवान ए वरीद विभाग जो होता था गुप्तचर विभाग था। इसके प्रधान को वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। साम्राज्य के अंदर घटित होने वाले सभी घटनाओं की सूचना एकत्रित कर सुल्तान की सेवाओं में उपस्थित करना इसका मुख्य काम था। यानी गुप्तचर का कार्य जो होता है वो ये विभाग देखता था। राजकीय सच उपस्थापक, राजकीय सच उपस्थापक का पोजीशन क्या था? शाही महल का प्रबंध, शाही परिवार के सदस्यों की देखभाल एवं महल के नौकरों की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य काम था। देखिए फिर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, विवाह का मुख्य काम हमने लिख दिया, यहाँ लिख लीजिएगा आप विभाग का मुख्य काम। कभी कभी हो जाता है, टाइपिंग करना पड़ता है, ये मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी, लेकिन आप करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं केंद्र सरकार ने, तो केंद्रीय प्रशासन तो आप समझ गए, केंद्र प्रशासन का मुखिया कौन होता है, उसके हाथ में सारे पावर होते हैं। न्याय विभाग का भी प्रधान वही होता है। लेकिन फिर भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल बना रखा है, फिर भी सारे विभागों के प्रधान कहे जाते हैं। कोई भी निर्णय वो लेकर आते हैं, लेकिन सबके अपने, जैसे गृह मंत्रालय, MHRD, ये सारे अपने अपने विभाग है। इस तरह से विभाग को बांटा गया। अब हम देखते हैं प्रांतीय शासन। अब इसमें प्रांतीय शासन क्या है, मैं अभी की तुलना में आपको करके बताती हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अभी देश है केंद्र सरकार, फिर उसकी सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है, राज्यों की सुविधा के लिए जिलों में बांटा गया है। तो उसी तरह राज्य हो गए, केंद्र हो गया, केंद्र में आ गए सरकार, सरकार एज ए राज्य के रूप में हो गया, फिर परगना जिला के रूप में हो गया, फिर गांव का प्रशासन। आ गया आपको समझ? अब चलिए सरकार का प्रशासन पढ़ते हैं। सुव्यवस्थित शासन के लिए शेर शाह ने अपने साम्राज्य को 47 भागों में विभाजित किया था, जिन्हें सरकार कहा जाता था। सरकार शासन की सबसे बड़ी इकाई थी। सरकार को इक्ता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता। प्रत्येक सरकार में सिकदार ए सिकदारान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान नामक 2 अधिकारी रहते थे। इसको मैं और डिटेल्स कर सकती थी, आपको बताती कि सिकदार ए सिकदारान कौन होते थे, इनके काम क्या होते थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता ना, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिकदार ए सिकदारान के काम क्या होते थे। इसमें सिकदार ए सिकदारान
इसके अधिकारी तो थे ही सरकार में, लेकिन सिकदार, प्रधान सिकदार सरकार का सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी था। वह सरकार में शांति व्यवस्था कायम करना तथा फौजदारी संबंधी मुकदमों की देखभाल करता था। प्रधान सिकदार परगना के सिकदारों के विरुद्ध शिकायत कर सकता था और उसके कार्यों का निरीक्षण भी कर सकता था। यानी इनके नीचे के जो, जैसे सरकार के नीचे है परगना, गांव, तो इनके कार्यों की देखभाल वो करता था, वो मेन होता था। जैसे कलेक्टर होता है ना जिला में, वो सारे वीडियो वगैरह ये सब जो अधिकारी होते हैं उनकी देखभाल करता है, उन्हें ऑर्डर देता है या जो कुछ भी। जो सरकार का दूसरा अधिकारी था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुंसिफ या मुंसिफान, उनका काम क्या था देख लेते हैं। ये दीवानी मुकदमों की जांच पड़ताल करते थे। परगना के मुंसिफों के कार्यों का निरीक्षण और नियंत्रण भी उनके कार्यस्थल में सम्मिलित था। परगना द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध वे अपील सुन सकते थे। सरकार के अंदर लगान संबंधी कार्य प्रधान मुंसिफ ही करते थे। ओके, तो आप तो समझ गए इनके कार्य। अब हम देखते हैं परगना का प्रशासन। सरकार परगना में विभाजित था, केंद्र सरकार में विभाजित था, सरकार परगना में विभाजित था। परगना का निर्माण कई गांवों को मिलाकर होता था। प्रत्येक परगना में एक सिकदार होता था, एक मुंसिफ होता था, एक फौजदार और 2 लेखापाल की नियुक्ति होती थी। ओके, अब आप समझ सकते हैं कि सिकदार का काम किस तरह का होता था, फौजदारी या दीवानी। मुंसिफ का काम क्या होता था, आप मुंसिफ सुने होंगे ना, आप भी अपने गांव समाज में होते होंगे, आप भी अपने दादा परदादा से पूछ सकते हैं, पापा से, कि मुंसिफ होते थे, मुनीम होते थे, जो लिखने पढ़ने वाले सारे काम करते थे। अब हम आते हैं गांव का प्रशासन। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक गांव में मुकद्दम, मुखिया अथवा चौधरी रहते थे। मुकद्दम, मुखिया अथवा चौधरी जो थे, गांव के मुखिया को कहा जाता था। ये पद जो होता था, मुकद्दम का पद यानी मुखिया का, अवैतनिक, इन्हें कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता था। गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति मुखिया या मुकद्दम होता था। इनका काम क्या होता था, गांव में शांति व्यवस्था कायम करना, चोरी डकैती का पता लगाना, हत्या, दंगा फसाद आदि को रोकने का दायित्व मुखिया का होता था। ओके, अब हम चलते हैं भूमि प्रबंध। ध्यान से सुनिएगा, भूमि प्रबंध जो है ना, लैंड सेटलमेंट, ये शेर शाह के प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे उत्तम उदाहरण है। यानी कि इसने वो कर दिखाया जो आने वाले समय में मुगल भी नहीं कर पाए, अकबर जैसा महान शासक भी नहीं कर पाया, और ना ही अंग्रेज, वो तो कुछ नहीं कर सके। लेकिन इसी के द्वारा जो बनाया गया था, भूमि प्रबंध जो किया गया था, मैनेजमेंट जाता, इसी को उन्होंने फॉलो किया, अनुसरण किया अपने समय में भी। ओके, अब देखते हैं, आपको सुन के ये लग रहा होगा कि आखिर में इसके भूमि प्रबंध में ऐसा क्या है कि जो आगे चल के इतने दिनों तक लोगों ने फॉलो किया, आज के समय में भी आंशिक रूप से कायम है। भू राजस्व के क्षेत्र में शेर शाह का सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसने किसानों की भलाई, राज्य की आय में वृद्धि तथा औसत उपज के आधार पर भूमि सुधार की रूपरेखा तैयार की। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो उन्हें भूमि संबंध सुधार के रूप में रेखा जो तैयार किया, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसानों के हित में होना चाहिए, उससे राज्य के आय में वृद्धि होनी चाहिए और किसानों को कर देते समय किसी तरह की परेशानी ना होनी चाहिए। किसानों को कर चुकाने में सुविधा एवं भूमि पर उनके अधिकार की रक्षा की भी व्यवस्था की गई। शेर शाह ने अपने अनुभव पर भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसमें आने वाले युग में आदर्श के रूप में काम किया था। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम भूमि प्रबंध के क्षेत्र में। अब यहाँ देखिए शेर शाह के बारे में मैं क्या क्या पढ़ूंगी या आप लोग क्या क्या देखेंगे कि शेर शाह ने जो भूमि सर्वेक्षण करवाया उसका बेस क्या था, टैक्स कितना लागू किया, वो किसानों और राज्य के बीच क्या संबंध था, इन सब बातों को तय करेंगे। शेर शाह ने देश की सारी भूमि का सर्वेक्षण करवाया। सबसे पहले वो जब भले ही शेर शाह 5 साल तक ही रहा, लेकिन इस 5 साल में उसने बहुत ही बेशकीमती सुधार किए। सबसे पहले तो जितने भी भूमि थे देश के, उसका सर्वेक्षण करवाया, सर्वे करवाया।
सर्वे की प्रणाली को गज सिकंदरी कहा जाता था। उसने जो प्रणाली अपनाई क्या था? गज सिकंदरी। 32 अंगुल की गज सिकंदरी होती थी। उपज के आधार पर भूमि 3 श्रेणियों में बांटी गई। अब भूमि को भी ऐसा ना कि सबके लिए एक जैसा कर लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए। मान लो जिसकी उपज ज़्यादा हो रही है तो उनको टैक्स देने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनकी उपज कम हो रही है उन्हें तो परेशानी होगी ना। इसीलिए सबसे पहले उपज के आधार पर कि किस भूमि में ज़्यादा उपज होती है और किस भूमि में कम, उसे 3 भागों में बांट दिया, उत्तम, साधारण और निम्न। प्रत्येक श्रेणी की भूमि की उपज का औसत निकालकर 1/4 भाग भूमि कर निर्धारित किया गया। यानी कि प्रत्येक श्रेणी की भूमि की औसत निकाली गई और उसका 1/4 भाग भूमि कर निर्धारित किया गया। भूमि कर नगद या अनाज के रूप में दी जा सकती थी, लेकिन नगद को ही प्राथमिकता दी जाती थी। प्रत्येक किसान को काबूलियत लिखना पड़ता था। अब देखिए, शेर शाह ने, अगर आप नेट वगैरह की तैयारी भी करेंगे या कर रहे हैं यूपीएससी की, तो काबूलियत और पट्टे का सिस्टम किसने लागू किया था? शेर शाह ने किया था। तो शेर शाह प्रत्येक किसान से काबूलियत लिखाता था, यानी कि वो उससे लिखवाता था, जिसमें भूमि का विवरण, श्रेणी, क्षेत्रफल और लगान की रकम का स्पष्ट रूप लिखा होता था। यानी उस काबूलियत में क्या लिखा होता था? जिसपे किसान लिखता था कि उसकी भूमि कैसी है, किस श्रेणी में आती है, अच्छी श्रेणी में, मध्यम की निम्न कोटि में, लगान उसे कितना देना है, इन सब बातों का। किसान द्वारा राज्य को कबूलियत लिखने के बदले उन्हें राज्य की ओर से पट्टा दिया जाता था। राज्य उन्हें जब ये कबूलियत लिख देते थे तो राज्य क्या देता था? पट्टा। जैसे यहाँ रसीद प्राप्त होता है ना आजकल में, उसी तरह से वो पट्टा देते थे। पट्टा में राज्य द्वारा वसूल की जाने वाली भूमि कर का विवरण रहता था। कबूलियत और पट्टा की प्रथा को व्यवहार में लाकर शेर शाह ने किसान और राज्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर दिया। भूमि कर के अतिरिक्त किसानों को जरीवाना और महसिलाना कर भी लिया जाता था। यानी कि आप तो देख लिए, भूमि कर तो लिया ही गया, और वो भूमि कर किस आधार पर निर्धारित किया गया, लेकिन 2 कर और लिए जाते थे। कौन कौन सा? जरीवाना और महसिलाना। अब आप ये देखिए कि जरीवाना और महसिलाना कर क्या था। भूमि का सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को जो फीस दी जाती थी वो कहाँ से दी जाएगी? तो वो कहलाता था जरीवाना टैक्स। महसिलाना कर वसूलने वाले अधिकारियों की फीस होती थी, और फिर जो जरीवाना कर जो वसूलते थे उनका फी कैसे दिया जाएगा? तो वो जो दिया जाता था वो महसिलाना टैक्स था। कुल भूमि पर 2.5% का अतिरिक्त कर भी कृषकों को देना पड़ता था। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। आय के अन्य साधनों में जकात, खम्स, चुंगी आदि कर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह राज्य और रैयत के हित को समान महत्व देता था, यानी राज्य को भी घाटा न लगे और किसानों को भी किसी तरह की परेशानी न हो। भू राजस्व अधिकारियों को उसने स्पष्ट आदेश दिया था कि लगान निर्धारित करने के समय वह उदारता से काम ले। यानी कि जब आप लगान वसूल करने जाते हो, टैक्स लेने जाते हो, तो आप किसानों को तंग ना करें, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर किसी तरह, मान लीजिए, आप आगे मैं बताऊंगी किस तरह से कभी बाढ़ आ जाए, अकाल आ जाए, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि सरकार को लगान लेना है तो लेना है, वो उन्हें माफ़ भी कर देती थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देती थी। टोडरमल की सहायता से भू राजस्व व्यवस्था को निर्धारित किया था शेर शाह ने। टोडरमल का नाम आपने सुना है? अकबर के समय में वो वित्त मंत्री था। अब समझ लीजिए कि टोडरमल उसके पहले शेर शाह के साथ था। तो भू राजस्व की व्यवस्था निर्धारित की, अतः उसे टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। सैनिक अभियान के समय यदि किसी कृषक का फसल नष्ट हो जाता था तो उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती थी। शेर शाह ने सैनिकों को भी यह आदेश दे रखा था कि वह अनावश्यक रूप से कृषकों के फसल को नष्ट न करें। यानी युद्ध में जाते वक्त यदि कभी फसल नष्ट भी हो गए, युद्ध क्षेत्र में जाते वक्त या आक्रमण के समय, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी सरकार देती थी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में सरकार द्वारा किसानों को कर्ज देने की भी व्यवस्था थी। किसानों से कोई अधिकारी अनुचित कर या घूस नहीं ले सकते थे। भूमि सुधार के फलस्वरूप राज्य सरकार के आय निश्चित हो गए। पहले की तुलना में राजकीय कर में वृद्धि हुई और राज्य तथा कृषक के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। शेर शाह का भूमि प्रबंध, अब देखिए, हमने जो पहले आपको बताया था कि शेर शाह का भूमि प्रबंध जो था एक नया प्रयोग था, जिसे मुगलों ने अपना लिया और आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में वह प्रथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से प्रचलित हुआ। आप पढ़िएगा आधुनिक काल, अगर आप जब पढ़ेंगे इतिहास तो उसमें पढ़िएगा आप
कॉर्नवालिस के टाइम में लागू हुआ था जॉन शोर के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब जिसमें रैयत और राज्य के बीच सीधा संबंध, कोई टैक्स वसूलने वाला कोई जमींदार नहीं रहेगा, कोई शोषण करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। वही व्यवस्था शेरशाह ने लागू किया था। यानी कह सकते हैं कि शेरशाह बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, दूर की सोचता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैनिक प्रबंध, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक ही टॉपिक है, आप घबराए नहीं। इसके और सारे हैं प्रशासनिक व्यवस्थाएं में, लेकिन मैं पार्ट 2 के लेक्चर सीरीज में मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे और पढ़ाते पढ़ाते गला भी सूख जाता है। सैनिक प्रबंध, मध्यकाल में सेना राष्ट्र की रीढ़ होती थी, यानी जिसकी सेना मजबूत हो उसका साम्राज्य मजबूत होगा। साम्राज्य का निर्माण अथवा विस्तार सैनिक शक्ति के बल पर ही होता था। एक प्रशिक्षित, शक्तिशाली, अनुशासित सेना के द्वारा ही साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता था। अतः शेरशाह जो था उसने अपनी सेना को मजबूत किया ही, और शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक व्यवस्था को फॉलो किया। उसके ने अपनी सेना में सुधार करने के लिए जो मूलभूत सिद्धांतों को उसने स्वीकार किया था वो था जागीरों के मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार कर सैनिक प्रबंध के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। सबसे पहले शेरशाह ने सामंती प्रथा को नष्ट किया। क्योंकि सामंती प्रथा, आप सामंत जानते हैं ना, सामंत का मतलब होता है राजा के नीचे एक सामंत होते हैं, जिनको राजा उनको काफ़ी मदद करता है, उन्हें जागीर के रूप में बहुत सारे खेत देता है, उनको सेना देता है कि आप सेना को मजबूत रखें, जब युद्ध करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता था, ये सामंत जो होते थे राजा के नीचे खुद राजा बन जाते थे, और जब युद्ध के समय आता तो सड़े गले सैनिक घोड़ों को भेज देते थे और युद्ध में पराजित भी होना पड़ता था। तो इस कारण से शेरशाह ने सामंती व्यवस्था को ही नष्ट किया, क्योंकि सामंती सेना जो थी जागीरदारों के प्रति वफादार रहती थी। शेरशाह ने एक नियमित सेना की व्यवस्था की, यानी कि आप याद कीजिएगा हमने अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था पढ़ाया था ना, वही व्यवस्था इसने भी फॉलो किया। सेना को मजबूत किया, उनमें एकता स्थापित की, उनकी नियुक्ति और वेतन निर्धारित करने का अधिकार सम्राट को ही होता था। अब उन्हें सैनिकों को जागीरदारी के बदले यानी खेत के बदले वेतन के रूप में नगद वेतन दी जाती थी। योग्यता और पदोन्नति में किसी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता था। इसके अलावा शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैन्य व्यवस्था में दाग और हुलिया रखने की प्रथा अपनाई थी वो शेरशाह ने भी लागू किया। उसने घोड़े को दागने की प्रथा पुनः प्रारंभ की। सैनिक प्रायः घोड़ा बेच देते थे। घोड़े को दागने की प्रथा यानी घोड़े के पीठ पर बाएं तरफ एक जलते हुए किसी वस्तु से एक ठप्पा लगाते थे, ताकि पहचान में आ जाए कि घोड़ा नंबर 1 ये है, 1 नंबर है, 2 नंबर 3 है, नंबर 4 है, ताकि जब ये घोड़ा किसी सैनिक को दे रहे हैं कि आप रखिए इसको, युद्ध के समय दीजिएगा, तो ये जागीरदार या सामंत जो होते थे क्या करते, घोड़े को बदल देते और युद्ध में एक सड़ा गला घोड़ा देते थे और इनको परेशानी होती थी। तो इसीलिए उसने दाग, और जिस सैनिक को देते थे उस सैनिक को अपना हुलिया लिखना भी पड़ता था। अतः भ्रष्टाचार दूर करने के उद्देश्य से घोड़ा को दागने की प्रथा प्रारंभ की गई। प्रत्येक सैनिक को घोड़े के साथ अपना हुलिया लिखना पड़ता था ताकि वह धोखा नहीं दे सके। शेरशाह की सेना में 4 प्रमुख अंग थे: पैदल, घुड़सवार, तोपची और हाथी। प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान में उसने फौजी छावनियों की स्थापना की थी। ग्वालियर, बयाना, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मांडू, रायसेन और सीमावर्ती क्षेत्रों में फौजी छावनियों की स्थापना की गई थी। इस प्रकार आवश्यक परिवर्तन लाकर शेरशाह ने सैनिक संगठन का स्वरूप ही बदल दिया और सेना का स्वरूप राष्ट्रीय था। उसके अफगानों के साथ साथ हिंदुओं को भी उसने पदोन्नति दी, क्योंकि उसकी सेना में सभी जाति के लोग को बहाल किया जाता था। ठीक है, तो ये था आपने पढ़ा सैनिक प्रबंध। आगे मैं लेकर आऊँगी पार्ट 2। इसका आधा भाग जो पार्ट 2 है वो आप देखना ना भूलिएगा, तभी जाके ये क्वेश्चन पूर्ण होगा। भले आप इसको शॉर्ट कर दे, अगर लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाते हैं शॉर्ट कर दे, लेकिन दोनों को एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो आगे आप पढ़िएगा। सैनिक प्रबंध तो आपने देखा, पुलिस प्रबंध, गुप्तचर, न्याय प्रबंध, मुद्रा, लोक कल्याणकारी कार्य,
डाक व्यवस्था, इमारतों का निर्माण और उनका मूल्यांकन। ये सारे टॉपिक अभी बाकी है, आपको पढ़ना होगा। ओके, तो बस आप देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप देख रहे हैं वीडियो, आप इससे लाभ प्राप्त कर रहे हो, इससे आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो आप मेरे लिए बस एक काम करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि स्वार्थी बनना अच्छी बात नहीं है। आप दोस्तों को बताएं कि यहाँ से ये PDF अवेलेबल है या ये वीडियो अवेलेबल है, आप भी देखो, आप भी तैयारी करो, तो इससे क्या होगा, उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर मैं आ रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो अभी मैं लेकर आऊँगी। तो इस तरह से देखते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और इस तरह साथ देते रहें। अभी तक आपने जो साथ दिया, सुना, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।